ये स्टार्ट हुआ एज अ ट्रेनर। एक साल के अंदर ही मुझे इसे एज अ प्रमोट किया गया एज अ मैनेजर बोलिए। नो डाउट ट्रेनर पिलर्स है, बट उससे जो स्ट्रॉन्ग बेस है मुझे लगता है वो है अपनी हाउसकीपिंग। सर नेक्स्ट ये था कि कोई भी जब क्लाइंट आता है नया तो ज़्यादातर दो ही चीज़ें सुनी है मैंने। आपका पीटी और जिम का मेंबरशिप उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, या तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? बहुत इम्पोर्टेंट है और आज भी जिम ओनर्स उसको समझे नहीं समझे मुझे मालूम नहीं, बट मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ कभी भी किसी जिम ओनर ने एक डायरेक्ट फेस बन के डायरेक्ट बैठना नहीं चाहिए। अपने को कभी भी एज अ सर ग्रीट किया जाता है। तो वो फैक्टर टीचर स्टूडेंट बॉन्ड वो जब आपको 16 साल 17 साल बाद भी किसी मेंबर के थ्रू देखने मिलती है तो वो कमाई जाती है। मैं तो ये कंसिडर करता हूँ उनके साथ बैठ के खाना भी खाओ, तो भी ये बहुत छोटे छोटे की फैक्टर्स हैं। कभी आपके साथ वो बैठ कर कई चीज़ें जो अंदर की छुपी हुई रहती है तो ये भी खुल जाती है। जैसे सर आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल जिम का फॉर्मूला क्या है? आप कैसे भी हो, आपके सर पे बर्फ और जबान पे शक्कर चाहिए। ओवरऑल एक जिम के प्रेस्पेक्ट्स और फिटनेस के प्रेस्पेक्ट को लेते हुए मुझे एक बुक लिखना है तो लोग ये तो बोलेंगे यस विक्रम में बात तो है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सब हेल्दी और फिट होंगे। तो आज मैं आया हूँ पावर हाउस जिम में, जो कि नागपुर में लोकेटेड है, फ्रेंड्स कॉलोनी में। जिम के बारे में बोलूँ तो जिम बहुत अच्छा है और यहाँ स्पेशली मैं आया हूँ विक्रम सर से मिलने, जिनके साथ मैंने एक टाइम पे काम किया था। तो इसके पहले आपने जो भी मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, बॉडी बिल्डिंग हो गया, डाइट को लेके, फिटनेस को लेके, और बॉडी बिल्डिंग शो कैसे करवाते हैं, लास्ट वीडियो मैंने उस पर डाला था। इस बार जो वीडियो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हेल्प करेगा जिम ओनर्स को, जो ट्रेनर्स है उनको, जो काउंसलर है उनको, या जो भी अपना नया जिम सेटअप डालना चाहते हैं उनको। सर का जो क्या बोलेंगे, सर का जो डोमेन है, सर का डोमेन कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। बहुत स्ट्रांगली वो उसको कैरी करते हैं। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा था। तो मैं चाहता था कि वो सारा नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस आप तक के जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाय विक्रम सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ लोकेश। तो सर कुछ बताओ अपने जर्नी के बारे में। कर लें पहले आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो ताकि ऑडियंस को पता चले आपका बैकग्राउंड कैसा था। सो मेरा नाम है विक्रम राव। मैं नागपुर फिटनेस इंडस्ट्री में, प्रॉपर फिटनेस इंडस्ट्री में 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरे करियर का स्टार्ट 2008 में किया था। आज 25 में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री को ही आगे कैसे प्रमोट करूँ, आगे बढ़ूँ, और हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड जो भी अपलिफ्टमेंट्स होते हैं, अपग्रेडेशंस होते हैं, उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। और एक कम्युनिटी बिल्डअप हो बड़ी, ये मेरी इच्छा है। बस वो इसी पे काम करते हुए लगा हुआ हूँ। तो सर आपका वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, मतलब आपने एज अ ट्रेनर काम किया या कैसे? यस, तो अगर आप मेरे फिटनेस जर्नी के बारे में पूछे या समझे तो एक यंग एंथुसियास्ट जैसे आज भी बच्चे हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है जिम और फिटनेस को लेके, उनमें से एक मैं भी था। यूजुअली जेनेटिकल गिफ्ट रहने की वजह से बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग जब मुझे बोलते अरे आप जिम करते हो गया, तो उस तरीके से मेरा जिम स्टार्ट हुआ। लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो मैंने सीरियसली वर्कआउट स्टार्ट किया। 2008 में एक अपॉर्चुनिटी आई, बहुत बड़ा ब्रांड है नागपुर शहर में, उन्होंने एक एक्सपोजर ओपन किया, उनका सेकंड यूनिट आ रहा था। तो कॉलेज फाइनल ईयर में था मैंने सोचा कि एक करियर स्टार्ट करना चाहिए एज अ पार्ट टाइम करियर, या एक करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जर्नी स्टार्ट किया एज अ पर्सनल ट्रेनर। अच्छा, जिम जब ओपनिंग होने की थी तो काउंसलिंग होती थी, इंक्वायरीज होती थी। मैं उसी पॉइंट से इंटरेस्ट लेता था, कैसे करना है, क्या करना है करके। एक लर्निंग प्रोसेस के साथ, अर्निंग के साथ साथ एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जिससे मैं अनजान था। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इससे मुझे इतना सब कुछ सीखने मिलेगा या इतना नॉलेज मिलेगा जो मेरे सेल्फ बेनिफिट के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद रहेगा। ये स्टार्ट हुआ एज अ ट्रेनर। एक साल के अंदर ही मुझे इसे एज अ प्रमोट किया गया एज अ मैनेजर बोलिए, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बोलिए या सेल्स मैनेजर। और करते करते 2 साल के अंदर एक ब्रांच मैनेजर बन के, फिर जर्नी काफ़ी लंबी थी। ये टॉपिक डिस्कशन में मैं बताते रहूँगा आपको। अच्छा, बिल्कुल चलेगा सर। सर बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, मतलब आपका बैकग्राउंड
कैसा था? बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। हाँ, और फैमिली बैकग्राउंड क्या था? घर में भी सब जो है वर्किंग क्लास ही है। हाँ। मेरे फादर टेक्सटाइल में थे, हाँ। मेरे एल्डर ब्रदर ऑटोमोबाइल में। हाँ। उनको बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी ध्यान दूं। बट इवेंचुअली जो बोलते हैं ना, जो लिखा रहता है, जो फॉर्चून होता है वो होता है। मैंने ऐसे चूज नहीं किया, बट आज मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में बॉर्न हुआ हूँ। मैं मरूंगा भी इसी इंडस्ट्री में। सर मैनेजमेंट के बारे में बताइए, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट कैसा है आपको? यस, तो जैसे मैंने आपको बताया, अपन ने जैसे टॉपिक स्टार्ट किया था कि सर आपने करियर कैसे स्टार्ट किया, तो एज अ ट्रेनर जब मैंने स्टार्ट किया करियर, तो इंक्वायरीज आती थी। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब ट्रेनर्स इंक्वायरी एक्सपीरियंस करते तो बहुत सारे जिम्स में ऐसे कल्चर है कि ट्रेनर्स को दिया जाता है इंक्वायरी हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या बोला जाता है कि आप जाके इंक्वायरी हैंडल करो। तो जब मैं वो इंक्वायरी कैंसिल करता था, तो पहले तो मैंने सेल्स वालों को एक दो बार देखा कैसे करते हैं। वो देखते देखते मेरे को भी एहसास हुआ कि ये इजी है करना। उसमें मेरा इंटरेस्ट ये था कि जैसे जो भी इंक्वायरी आती थी, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट एज ए ट्रेनर की तरफ रहे, तो मेरा मेन इंटरेस्ट रहता था कि वो पीटी ट्रेनर ले तो मुझे ले ले। तो मैं इम्प्रेस करने के लिए या खुद के लिए सेल करने के लिए सबसे ज्यादा इंक्वायरी लेता था। तो वो मेरा एक प्लस एडवांटेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि करियर के स्टार्ट में ही उस जमाने में एक हैंडसम अमाउंट में अर्निंग स्टार्ट कर चुका था। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो, मेरा विजन क्लियर करने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। सर आपने जैसे मल्टीपल जिम में काम किया है, तो आपके हिसाब से एक जिम को स्मूथली रन करने के लिए क्या एलिमेंट जरूरी होते हैं? एक टीम वर्क बहुत जरूरी है। कोई भी एक जिम का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके टीम प्लेयर जो रहे वो सब मिलके काम करें, एक यूनिटी में काम करें। ओनर का भी बहुत बड़ा रोल आता है कि वो अपनी टीम को फ्रीडम दे काम करने के लिए, कि जैसे उनको मल्टीपल चॉइसेस रहे, कि उनके आइडियाज शेयर हो, उनके इनपुट्स लिए जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पे टीम ही अपनी सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करती है मेंबर्स से। तो वो जब इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे इनपुट्स मेंबर्स से मिलते हैं। मेरा हरदम बोलना रहता है, अपनी सिर्फ दो आंखें जिससे अपन चीजें देख रहे हैं। अगर मैं समझ लो मैं पूरा हेड कर रहा हूँ, मैं टीम संभाल रहा हूँ, तो मेरी सिर्फ दो आंखें जिससे मैं देखूँ। ज्यादा से ज्यादा और कोई एक अच्छा बंदा या बंदी होगी जो मेरे लिए शायद मेरे को रिपोर्ट कर दे। बट मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो 100 आ रहे दिन में, वो 200 आंखें आपको वो छोटी चीजें बताते हैं जो शायद आपसे मिस हो जाती है। तो अपना काम इम्पोर्टेंट है कि मेंबर का इनसाइट टीम से है, टीम अपने से इतने अच्छे से जुड़ी रहे या खुश रहे कि वो अपने को इनसाइट्स दे और अपन उसको इम्प्लीमेंट करके एक स्मूथ फंक्शनिंग चलाए। तो आप कैसे मतलब टीम को मैनेज करते थे, क्योंकि सबका अपना अपना ईगो होता है या क्लैशेस होते हैं ट्रेनर में आपस में, तो आप कैसे करते हैं इसको? इनको एग्जाम्पल्स लीड करने पड़ते हैं। इनको कभी भी आइडलाइज करना पड़ता है। आप खुद के एग्जाम्पल से लीजिए या टीम में जो अच्छा प्लेयर है उसके एग्जाम्पल से लीजिए। जिसको भी एक अर्निंग सोर्स पे इंटरेस्ट है, वो कभी भी ये फैक्टर पे लोड नहीं लेगा कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। वो फोकस रहेगा उसके ग्रोथ की तरफ। तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड बंदों से उनको काउंसिल करो। और मेरे को लगता है 1-to-1 काउंसलिंग बैठ कर अगर आप एक बार इंटरेक्ट करें अपनी टीम प्लेयर से, उनकी परेशानियां समझे 1-to-1 में, वो काफी हेल्दी वे में सपोर्ट करते हैं चीजों को। हर जिम में ऐसे मीटिंग करना जरूरी है अपने? हाँ, बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर्स का मीटिंग होना जरूरी है। सर स्टाफ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनलिज्म। मुझे जितना मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है 16 सालों में, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया खुद के एग्जाम्पल से, मैंने एज अ करियर सोच के कभी एनरोल नहीं किया था खुद को। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज लाइफ से जस्ट निकल रहा हूँ और मैंने एक हैंडी सपोर्ट खुद के लिए रखना चाहिए, खुद की लाइफस्टाइल को कैरी करने के लिए, कि मुझे अगर जिम भी करना है, मुझे कुछ अटायर करना है या लग्जरी के बेनिफिट लेने हैं। उस जमाने में पेट्रोल डालना भी एक बड़ा टास्क था, रिचार्ज करना एक बड़ा टास्क था। तो ये सब खर्चे कभी भी घर पे बोलने के लिए, मतलब कितना बोलोगे आपकी रिचार्ज कर दो, ये वो उस जमाने में एक बर्डन था, वो आज जितना ईजी हो। तो ये सब चीजों के लिए जब मैंने एहसास किया कि उस करियर पॉइंट में जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं एंटर किया, तो मैंने इससे बेनिफिट उठाया। तो ये स्टाफ का भी यही रहता है कि इनका प्रोफेशनलिज्म लैक करता है, बिकॉज ये भी उसी बेनिफिट के हिसाब से आते हैं। बट इसको अगर वो करियर की तरह देखे तो उनको कभी भी उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत फायदा निकलता है। तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म थोड़ा रहता है, उसको क्लियर करना जरूरी है। तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? मैं इनको हरदम एक ही चीज बोलता हूँ कि आप एक आइडल बनाओ खुद को, कि आप अपने फैमिली के लिए कितने स्ट्रांग हो सकते हो। आप अपने घर वालों को, परिवार को सपोर्ट की तरह काम करते हो। अगर आप इसको खुद के इनकम के लिए देखोगे तो नहीं होगा। जैसे आज भी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, अभी एक कल्चर बनते जा रहा है मार्केट में, लोग एक फिक्स्ड जॉब से हटकर, मतलब एक फिक्स्ड ट्रेनर ड्यूटी टाइम छोड़कर सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट टाइम लेके फ्रीलांसिंग करूँ, 2-4 जगह काम करूँ।
ठीक है, उसमें घाटा नहीं है, अच्छी चीज़ है, आप शायद उसको अगर स्किलफुली मैनेज कर पाए तो अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है ड्रॉप फॉल इंडस्ट्री का आप बोल नहीं सकते हो। आज ये जिम खुला है, कोई बड़ी जिम में बड़ा सेटअप है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। जरूर नहीं है उसके बाजू में कोई और दूसरा बड़ा नहीं खोल सकता। इंडस्ट्री में लोगों के पास पैसा है, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, सभी को मालूम है फिटनेस इंडस्ट्री आज के तारीख में बूम है पूरे इंडिया में। जो मधुकर साहब जो है, जो पायनियर है फिटनेस इंडस्ट्री के, उन्होंने जो बोला था कि इंडिया में आप अपने मार्केट में 1% का टारगेट चलो पॉपुलेशन का, वो आपका क्राउड है। और नागपुर आज अगर 35 लाख में बैठा है, 1% बोलो तो भी 35,000 है। मैं कंसीडर करता हूँ आज वो 1% से कम 5 या 8% हो चुका है। जितना अवेयरनेस बढ़ा है, जितना सोशलाइजिंग बढ़ा है, इसको एज ए सोशल फॉर्म भी लिया जा रहा है। मतलब इंडियन कल्चर को छोड़ के अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाए या बाहर तक जाए तो एक सोशल नॉर्म हो गया है अभी। मतलब सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, वो कम्युनिटीज ऐसे बिल्ड कर रहे हैं अभी जहाँ लोगों के पास करोड़ों रुपए है बट वो उनके अपने साथ बैठने नहीं दे रहे। और ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा होमवर्क है। अगर आप इसको देखें, यूएस में कल्चर हो गया है कि आने वाले 5 साल में अगर आप फिट नहीं हो तो आप 5 लोगों के साथ बैठ नहीं सकते हो जो फिट है। ये वो एक ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं या एक मार्केट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि फिट लोगों के साथ जिंदगी जी जाए, ना कि अनहेल्दी या इल हैबिट्स वाले लोगों के साथ। सर नेक्स्ट ये था कि जो जिम के डेली ऑपरेशंस है उसको आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? अगर प्रायोरिटी मुझे कोई भी जिम बड़े छोटे A to Z लेवल पे आप पूरे नागपुर में कंसीडर करें, मेरे मुताबिक 200 प्लस जिम सेटअप्स है नागपुर में, कंसीडरिंग प्रॉपर जिम सेटअप्स। बाकी और ऐसे 100 जिम होंगे जो सिर्फ शटर खुलते और बंद होते हैं, नो डाउट वो सिर्फ एक सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं बहुत सारे लोग। बट ये जो 200 जिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें मुझे एक चीज समझ में आता है, कोई भी जिम हीरो तब बनता है या उसकी फैसिलिटीज तब कंसिडर कीजिए जब वो हाइजीनिकली क्लीन हो और वहाँ का स्टाफ भी उसको मेंटेन करता है। अगर आप हाइजीन देखिए, एक पर्सनल स्पेस देखिए, अगर वो क्लीन है लोगों को काफी पसंद आता है। नो डाउट सेकेंडरी इक्विपमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए जो, और सबसे बड़ी बात आपकी टीम। अब टीम जब मैं बोलता हूँ, बहुत सारे जिम्स में बोला जाता है, मीटिंग में लिया जाता है एनहांस करने के लिए कि हाँ ट्रेनर पिलर्स है, नो डाउट ट्रेनर पिलर्स है, बट उससे जो स्ट्रॉन्ग बेस है मुझे लगता है वो है अपनी हाउसकीपिंग टीम। क्योंकि अगर आप देखें किसी भी एक जगह पे जहाँ 150-200 लोगों का फुटफॉल है, अगर वो जगह अगर अपन ने मेंटेन नहीं की तो बहुत जल्दी चीजें खराब हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट द चेंजिंग रूम। आपके जिम हॉल में भी आप जिम आते हो, हर एक का परसेप्शन या प्रेसिपिटेशन अलग रहता है, अलग लेवल पे स्वेट करते हैं लोग, तो वो प्रेसेट करना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर नैपकिन यूज करने के बाद भी बहुत जगह ये होता है, तो रेगुलर स्प्रिंकलिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट बोलिए या डिटॉल स्प्रे बोलिए या दिन में 1-2 बार डीप क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली आप जब इधर आते हो तो आप खुद के इम्प्योरिटीज भी बाहर थ्रो आउट करते हो, क्योंकि आपके पोर्स खुलते हैं, बहुत बड़ा साइंस है ये। तो यू नेवर नो कहाँ से कुछ क्या आप कैरी कर लो, क्योंकि अपन पूरे एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रहते हैं या ओपन एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं। तो कोविड के बाद से अपने को एहसास हुआ है कि हेल्थ के साथ साथ हाइजीन भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो डेली ऑपरेशन में पहला प्रायोरिटी आपका हाइजीन रहेगा? फर्स्ट इज ऑलवेज हाइजीन, और उसके बाद सेकंड इज टीम अटेंडेंस। टीम अटेंडेंस बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर बाकी फैक्टर्स हैं। यस सर, क्या आप कोई SOP फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर कदम रहते हैं, बहुत जरूरी है। एक इंक्वायरी के कदम अंदर रखने से लेकर उसके एनरोलमेंट तक, इंक्वायरी टू एनरोलमेंट बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो उसका थोड़ा डिटेल बताएंगे प्रोसीजर? इंक्वायरी के प्रोसीजर्स ऐसे रहते हैं, फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कोई भी अगर इंडिविजुअल हो जो काउंटर पे हो या मैं खुद हूँ या कैसे भी हो, तो एक इंक्वायरी के अंदर आते हुए उसको वेलकमिंग ग्रीटिंग पेज जरूरी है, एक स्माइलिंग पेज जरूरी है, एक रेगुलर मेंबर के लिए भी वो बहुत जरूरी है, नहीं कि एडमिशन हो गया तो इंक्वायरी के वक्त ही दो और बाद में एडमिशन में नहीं। और उसके साथ जब वो एनरोल हो रहा है तो उसकी इस प्रोसीजर में आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। ये इंक्वायरी का सबसे बड़ा ट्रिक है जो मुझे लगता है बहुत जरूर लैक करते हैं, क्योंकि इनको एक थ्योरेटिकल दिया जाता है ओनर की तरफ से बोलिए या एक टीम की तरफ से या किसी ने सिखाया हुआ रहता है, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। मुझे लगता है वो पैटर्न कभी भी स्टेबल या सेम नहीं रहता है। यूजुअली तो पैटर्न नहीं रहता, आपको टारगेट फुलफिल करना है, बस टारगेट फुलफिल करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कभी भी सामने वाले की अगर आप रिक्वायरमेंट सुनने की ताकत रखो और समझो, तो वो आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन में चले जाता है, और जितना इंटरेक्टिव सेशन में जाएगा, अगर वो आपके सामने, मेरा ऐसा सोच है, वो पुरानी जिम का भी अगर तारीफ कर रहा है या वो किसी XYZ के जहाँ जाता था उसकी तारीफ कर रहा है, तो आपने उसको अप्रेस करना चाहिए, ना कि उस पर मतलब एक डिबेट एंगल रखना चाहिए।
क्योंकि वो किसी से कुछ सीख के आए, तो ना कि किसी के नेगेटिव्स बताते हुए आपके पॉजिटिव्स क्या है आपके पास, या आप उसको जो उन्होंने सीखा हुआ है या लेके आए वो उसमें आप क्या एनहांस कर सकते हो, या इन शॉर्ट आपके पास जो नॉलेज है आप उनको कैसे केटर कर सकते हो, ये आपको बताना जरूरी है। ये आपका एक्सपीरियंस दोनों मैटर करता है। बिल्कुल। सर नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कन्विंसिंग को लेके, कन्विंसिंग या कम्युनिकेशन को लेके। तो जैसे कोई इंक्वायरी आती है आपके पास, यस या तो फ्रंट डेस्क पे है, Yes. या तो फिर जैसे कोई पीटी के लिए मेरे पास आ रहा है, तो आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हो उस क्लाइंट का खुद के ऊपर? राइट, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्लाइंट पहले रिसेप्शन के पास जा रहा है यस और सेकंड क्लाइंट पीटी के पास जा रहा है, तो आप दोनों के एंगल से बताइए। राइट। तो इंक्वायरी के पास जब भी आता है हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसको ऐसे एक्सपोजिव बोलना मतलब ऐसे तो मेंबर्स भी समझ जाते हैं इंक्वायरी भी। तो बेसिकली फर्स्ट जैसे आपने बोला टारगेट बोलिए, तो टारगेट वर्ड ना यूज करते मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रायोरिटी उनको दी जाएंगी जिनके स्लॉट्स एम्प्टी है। हाँ। नो डाउट आज के तारीख में ट्रेनर्स बहुत कीन हो गए। मैं ट्रस्ट बिल्डिंग की बात कर रहा था। हाँ मतलब हाँ, जैसे कोई क्लाइंट आया तो क्लाइंट का खुद के ऊपर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना चाहिए? इंक्वायरी में, हाँ, इंक्वायरी जो काउंसलिंग काउंसलिंग और ट्रेनर के लिए, ट्रेनर, हाँ दोनों। यस। तो आपको उसको रियलिटीज बतानी जरूरी है। उसको जो ट्रस्ट फैक्टर उसका मेन जो आपको लीड करना है या जीतना है उसमें ये है कि आप उससे सच रहे, आप उससे ऑनेस्ट रहे उसके फैक्टर्स को लेकर, और आप उसको रियलाइज करवाए उसके नेगेटिव्स प्लस पॉजिटिव। जो उसके स्ट्रेंथ है आप उसको स्ट्रेंथ पे फोकस करवाओ, बट अगर उसके नेगेटिव्स है तो आप उसको करेक्ट करके उसको काउंसिल करो कि ये रिक्वायरमेंट है, ये अपने को अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं फिर वो मेंबर ट्रस्ट करता है। दूसरा बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को ये कलंक मिला गया है, मेरे को ऐसा लगता है और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें कोई खराबी नहीं है। बोला जाता है कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रेनर रश करते हैं या बहुत सारे लोग रश करते हैं। तो प्रोडक्ट सेल करना अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो गलत नहीं है। मतलब भले ही मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ कि ट्रेनर ये बोल सकता है कि ये प्रोडक्ट का नाम है, आपको जहाँ से मंगाना है मंगा लीजिए, बट ये होना जरूरी है बिकॉज आज अपने को मालूम है न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट कितना है, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, और डेली रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होती है। नहीं हो पाता। वो सिर्फ क्लाइंट्स के बेस पे नहीं है। हम एज एन इंडिविजुअल फिटनेस एंथुसियास्ट हम भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। वो बोलते हैं ना हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, तो वैसे हाल हमारे साथ भी होते हैं। मैं अच्छे से देख चुका हूँ खुद काम करते हुए, जब इतना वर्कलोड रहता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो, रिपोर्टिंग रहता है, तो लिटरली आपके पास खुद के लिए 40 मिनट नहीं रहते, आप जिम के अंदर जाके वर्कआउट कर लो। बट उसके साथ साथ वो न्यूट्रिशन का रोल भी कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि आप टाइम टू टाइम खाए, फीड करें। तो ये जो एक फैक्टर है बहुत ज्यादा जिम में रोटेट हुआ है कि मेंबर को एक परसेप्शन चले गया है अभी कि ट्रेनर्स हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनके उसमें मार्जिन रहते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई मेंबर ने बोला है अरे मुझे मालूम है उसमें वो 500,000 रुपए कमा रहा है, बट मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे। तो मुझे ये एहसास दिलाना है मेंबर को, या मैं चाहता हूँ कभी भी जब मैं बात करता हूँ एक मेंबर को, उनको समझाने के लिए सर आपके लिए कुछ वो मतलब एक खुद की कमाई के लिए बेचना एक इम्पोर्टेंट नहीं। ये रिक्वायरमेंट आप घर पे भी पूरी कर सकते हैं, बट आप एक बार बैठो उनसे एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेशन लो, या उनको एक हायर करो 1 महीने के लिए न्यूट्रिशन के लिए, और आपका डेली फॉलो अप रखो, आपको उसमें भी डिफरेंस मिल सकता है। एंड नो डाउट अगर कोई इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो मेंबर फिर उसको कंसीडर करके दे सकता है अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। यस सर नेक्स्ट ये था कि जैसे कोई क्लाइंट है बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करते हो मेंबरशिप में? यस, तो 2 चीजें रहती है। अभी जैसे कोई इंक्वायरी के लिए आया और मैंने आपको खुद ही एक पॉइंट बोला था कि वो अपने पुराने जिम से कंपेयर करेगा, कंसीडर करेगा, तो फैक्ट है वो जिसने कुछ देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा। अब नए एक्सपीरियंस की जर्नी में उसको ले जाने के लिए आपके पास 2 चीजें, एक तो आप उनको बोलिए, जैसे मैंने वर्ड यूज कर दिया एक्सपीरियंस जर्नी, आप उनको एक ट्रायल के लिए बुलाइए। उस ट्रायल में आपको उनको कन्विंस करना है कि उनको आना जरूरी है, उनके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से आपको एक फॉलोअप लेके उनको एक अलॉट करना है अपना बेस्ट ट्रेनर। नो डाउट आपका जो बेस्ट ट्रेनर रहेगा उसके पास स्लॉट नहीं रहेगा, और जरूरी भी नहीं है जो इंक्वायरी आप ट्रायल के लिए बुला रहे हो वो जिम भी आपके पास ज्वाइन करे, बट यही आपकी टीम के एफर्ट्स है और आपके एफर्ट्स है कि आपका बेस्ट ट्रेनर उसको एक जिम टूर जब करवाए या ट्रेनिंग जब करवाए, वो एक एक्सपीरियंस ऐसा देख के भेजे कि वो इम्प्रेस होके या वो कंसीडर करे कि हाँ मुझे ये जिम ज्वाइन करना चाहिए करके। दूसरा जो इसमें ट्रेनर मतलब डीप में जाएंगे, अगर क्विक में कंप्लीट करता हूँ कि जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आज अगर जिस जिम में अपन बैठे अपने पावर हाउस में, इनके पास 38 स्टेशन है, तो इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे पूरे नागपुर शहर में किसी के पास नहीं है। तो
ऐसे दूसरे जिम्स भी हो गए, उनके पास हो गए, मैं ये नहीं बोल रहा। तो उस जिम ने उस इक्विपमेंट में कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिक टेस्ट अपने अपने क्लाइंट या मेंबर को देगा। दूसरा जो काम करता है इसमें आपका, जो जैसे आपने बोला हेजिटेंट है या उसको लगता है कि ये, तो आज आप देखते होगे आपको भी कुछ खरीदना है या एक 60-70% ऑफ क्राउड जो है मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के पहले अपना फोन चेक करता है। फोन चेक करना मतलब इधर वो इंस्टाग्राम देखेगा या गूगल देखेगा। तो आप अपना गूगल और इंस्टाग्राम स्ट्रांग रखिए। वो इंक्वायरी जो हेजिडेंट है उसको बताइए सर आप हमारा जाके गूगल देखिए। एक तो उसको गूगल या इंस्टाग्राम पे कोई पहचान का मिलेगा, मतलब मैं लीड टू लीड की बात कर रहा हूँ। कोई पहचान कर लेगा तो शायद वो उसको भी कॉल करके पूछ सकता है, ये लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, तूने लिखा है, सही में ये चीजें अच्छी है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने पेज को थरोली कितने अच्छे से फॉलो अप करते हो, कितना ध्यान से काम करते हो और जेन्युइन रिव्यू रखते हो। मतलब अगर आपने कभी कुछ नेगेटिव हुआ है और वो भी आया है तो आप इतने क्षमता रखो कि आप उस पर रिवर्ट बैक करो कि हाँ ये हमसे गलती हुई, इसको सुधार के हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, और कोशिश करो कि उस आदमी को खुश करके वापस वो उसमें रिव्यू डाले कि हाँ इन लोगों ने ये सुधारा है और एक ही है। तो ऐसा मेरे पास छुपाने की जरूरत नहीं है, गलती छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई भी 100% नहीं रहता है। मैं खुद बोलता हूँ मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। कई बार अपना डिस्कशन हुआ है तो कई बार मैंने आपसे भी इनपुट्स लिए रिलेटेड टू फिटनेस ट्रेनिंग। जिसका जो नॉलेज है अगर वो शेयर कर रहा है और इंटरेस्ट रख रहा है तो कभी भी फिटनेस एक ऐसी चीज है कि हेल्थियर साइड में होनी चाहिए। तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ दिस इज एवरग्रीन। आज के तारीख में अपन नए नए नाम देख रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आकर वो भी बता रहे हैं क्या होता है कैसे होता है, कई सारे रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। तो आज अपन ने एक ऑरा रखना चाहिए। मैं वो ऑरा कैरी करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी मैं जाऊँ कि मैं फिटनेस और हेल्थ को प्रमोट करूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये जिम जाओ वो जिम जाओ। मेरा मानना है कि जो आपके घर के पास जिम अच्छा है, जो सबसे क्लोजेस्ट है, आपने वो कभी भी ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इस तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूँ और इस पे विश्वास रखता हूँ। सर नेक्स्ट ये था कि कोई भी जो क्लाइंट आता है ना, तो ज़्यादातर दो ही चीज़ें सुनी है मैंने, या तो आपका जिम का मेंबरशिप, दोनों चीज़ों पे बात करूँगा मैं, एक तो इंक्वायरी के लिए और दूसरा पीटी के लिए। आपका पीटी और जिम का मेंबरशिप उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, या तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यस, ये दो रिप्लाई आते हैं क्लाइंट की तरफ से, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? अभी एक एक्सपीरियंस या एक कोई भी अगर आदमी ने एक सर्विसेज अटेंड किया है तो उसके बाद उसका एक माइंडसेट बना हुआ रहता है कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी रहती है। तो जिम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो चुका है जो लोग मार्केट में कंसीडर करने लग गए, और कंज्यूमर भी अभी बहुत स्मार्ट हो गया, उसको भी समझने लग गया है कि इनके पास ये फैसिलिटीज है तो ये रेट जस्टिफाइड है। तो आपका एनहांसमेंट जो रहता है या आपका जो क्वालिटी मैंने बोलना चाहिए या आपका जो बूस्ट फैक्टर रहता है इज आपका प्रोडक्ट ट्रस्ट। आप अपने प्रोडक्ट से गो थ्रू होने चाहिए। अगर मेरे पास कोई आ रहा है और मैं उसको एक मार्केट में हाईएस्ट प्राइस टैग दे रहा हूँ तो मैंने फिर उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि मैंने जैसे क्यों देना चाहिए। आज जैसे कि XYZ नागपुर शहर में है, उतने ही सेम साइज में 2 जिम है। जैसे आज अपन कोई भी 2 जिम कंसिडर करें नागपुर के 2 कॉर्नर्स में, बट प्राइस टैग में कहीं ना कहीं 5-8 हजार का भी डिफरेंस आता है। एनुअल मेंबरशिप में बोल रहा हूँ, क्यों आता है? उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा था उसका सेटअप वैल्यू ही मतलब 1.5 CR तक का था। तो कहीं ना कहीं उसकी उतनी स्मूथनेस, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी, अब प्रोडक्ट क्वालिटी जब आप बोलते हो ये कस्टमर को कैसे समझाओगे? तो कस्टमर को समझाने के लिए एक ही चीज बोलना पड़ता है कि मसल मैकेनिज्म जो रहता है या माइंड मसल मैकेनिज्म जो है ये इस पे साइंटिस्ट ने वर्क किया है जो हमारा प्रोडक्ट है। अगर आप इसको थोड़े नीचे लेवल पे ले, आप जैसे बोले कि अरे सर ये तो मतलब कोई बड़ा ब्रांड नहीं मेरे पास तो है, तो मैं माइंड मसल कैसे बोलूंगा? तब आपको जस्टिफाई करना है कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट है शोकेस करने के लिए, इतने सारे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की मैं वैल्यू मांग रहा हूँ आपसे। आप अगर कितना भी उसको पिच करे कि मैं अच्छी सर्विस देता हूँ, मैं अच्छी सर्विस देता हूँ, तो एक बहुत थिन लाइन होता है सर्विस और हॉस्पिटैलिटी के बीच में। मेरा 17 साल से मैंने जो सीखा है या मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। सर्विस तो कोई भी दे देगा, मैं जिम कर रहा हूँ मैं दूंगा, आप खोलोगे आप दोगे, सब सर्विस के नाम पे बोलेंगे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये फैसिलिटीज है, मेरे पास डिटॉक्स वाटर है, टॉवल्स है, स्पा है, स्टीम है, सोना है, आइस बात है, सब बोलेंगे, नो डाउट रहेंगे। बट मेरे लिए मैटर ये करता है कि आपकी टीम और आप खुद कितने हॉस्पिटाइल हो। हॉस्पिटाइल बोलने का मतलब एक तरीका रहता है ग्रीट करने का, रहने का, एक बॉन्ड बनाने का, इंटरेक्शन करने का।
मैंने कई जिम्स देखा है जिनके मेंबर 10-10 साल में नहीं छोड़ के जाते। वो रीजन सिर्फ सर्विस नहीं है कि वहाँ सर्विस बहुत ओवरवेलमिंग है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समय के हिसाब से सर्विस तो डिटोरिएट हुई होगी, Obviously. क्योंकि मेंटेनेंस निकलते हैं, चीजें खराब होती है, कई कई चीजों के स्पेयर पार्ट मिलते नहीं है, मेंबर समझता नहीं है, उसको एक एक महीने लग जाते हैं। मेंबर की गलती नहीं है, बट वो स्पेयर पार्ट भी इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि यूएस प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, जिनके स्पेयर वहीं से शिपमेंट से आते हैं या कभी फ्लाइट से आते हैं, कार्गो से आते हैं। तो ये चीजें जब आप देखते हो, कंसीडर करते हो, तो कहीं ना कहीं सर्विस डिटोरिएट है। बट जो बॉन्ड बना के रखता है एक मेंबर के साथ, वो रहता है हॉस्पिटैलिटी। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आप कितने हॉस्पिटल हो, आप जब आपके पास मेंबर आया, साल भर में आपने उसको कितने अच्छे से ग्रीट किया, ट्रीट किया, उसको कैसे कैसे चीजों में, जैसे आपने बोला कि मैं बोलता हूँ कि उससे इंटरेक्टिव होना जरूरी है, उसको एक दिखाना जरूरी है कि आप उसकी केयर करते हो। आप उसको, जब आपके मेंबर है तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, उसके बारे में, उसकी पर्सनल वेलबींग के बारे में सोचते हो। ये फैक्टर जब एक मेंबर के दिमाग में आ गया, वो आपका जिम कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है जो बहुत बड़ा बिल्ड होता है एक तो मेंबर। जब भी कोई प्राइस हाई बोले तो इन शॉर्ट आपको अपने हॉस्पिटैलिटी और जो चीजें हैं, मतलब जैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना को जरूरी showcase है। करना। प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है, आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना एडवांस्ड है, या अगर छोटी जगह भी है तो आप उसमें कितने ओरिएंटेड हो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो मैटर करता है। सर दूसरा एक हम उसको कवर नहीं किया, दूसरा ये था कि बाद में बताता हूँ या आई टेल यू लेटर। हाँ, इस यस पे कैसे यस response यस, करते बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये स्ट्रगल भी होता है। हाँ। तो यस, ये टोटली, पहले तो ये बाद में बताता हूँ वर्ड, तो आप कंसिडर कर सकते हो 10 में से 7 इंक्वायरी बोलेगी आपको, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट उनके लिए एक्सपेंसिव रहा तो सबसे बड़ा की फैक्टर अमाउंट का आता है, तो वो बोलते हैं बाद में बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपका फॉलोअप कॉल जो जाना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ वो इतना एंगेजिंग होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपका फॉलोअप टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप रैंडमली अगर उसको सुबह 10 बजे करोगे तो वो सही समय नहीं, अगर आप उसको एकदम पीक आवर्स में कभी करोगे तो सही समय नहीं। तो आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन सेशन था उसमें ये समझना जरूरी है कि उनका वर्क कल्चर क्या है। इन ब्रीफ आपको उनका पॉकेट साइज देखने की जरूरत नहीं, बस कि वो क्या करते कैसे करते, तो उससे आप अंदाज लगा पाएंगे जब उनको कॉल करना है, या उसी दिन आप उनको पूछ सकते हैं सर आपके लिए कन्वीनियंट टाइम कब रहेगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ या कर पाऊँ, है ना। फिर उनको जब कॉल करेंगे उसमें एक कॉल में आपको एंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सर आप जब आए थे अपने डिस्कशन किया था, फिर उसको मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंडिविजुअल फैक्टर से नहीं आ रहे तो उसको ग्रुप फैक्टर में डालना चाहिए, या उनको फैमिली पैकेज के लिए बोलना चाहिए कि आप सर आप नहीं, आप सबको कंसीडर करो, आप सबको लेके आओ, तो इसमें रेट्स में अपन कुछ एंड नो डाउट हर जिम सोचता है अगर एक मेंबर की जगह 2-3 मेंबर आए या फैमिली पैकेज आए तो अच्छा कन्वीनियंट रेट लोग देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अपन वैसे बात कर सकते हैं। शॉर्ट अगर कोई बाधा बताता तो आपका फॉलोअप कॉल जो है वो स्ट्रांग जाना चाहिए। फॉलोअप कॉल बहुत स्ट्रांग जाना चाहिए, यस, वो मैटर करता है। सर नेक्स्ट ये था, ये मतलब ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जब हम साथ में काम करते थे तो मैंने देखा आपका पिच बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग, मतलब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता था तो या तो कन्विंस होके जाता था या एक पर्सनल बॉन्ड बना के जाता था। तो आपका पिच का कोर फॉर्मूला क्या है? मुझे लगता है मैं बहुत टीम को भी बार बार काउंसिल करता हूँ, अभी भी डिस्कशन में मैंने शायद 2 बार बोला होगा कि मुझे कभी भी लगता है कि मैं बेचने ना जाऊँ। अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो मैं कभी बेच नहीं पाऊंगा, राइट। नॉट ओनली फिटनेस इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैंने कभी भी जितने नॉवेल्स पढ़े या सेल्स में देखा है, नेवर ट्राई टू सेल एनीथिंग, ट्राई टू एंडोर्स या ट्राई टू प्रमोट योर थिंग। और वो प्रमोट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ लो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप प्रोडक्ट शोकेस करोगे या अपने प्रोडक्ट के बारे में काउंसिल करोगे तो उसका एक माइंडसेट और परसेप्शन चेंज होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया वो कहीं से एक्सपीरियंस लेके आ रहे, तो जरूरी नहीं है कि जिसने जो बताया वो सब सही हो। कई बार मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री में माल फंक्शन है, गलत प्रैक्टिसेस भी होती है, लोगों को कुछ भी बोला जाता है एनरोल कराने के लिए कि क्या, मुझे ऐसा लगता है पहले तो ये बहुत होता था, अभी ज्यादा विजन क्लियर हुआ है कि आपका 3 महीने में वेट लॉस कर देंगे, 6 महीने के। तो मुझे लगता है अपन ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहिए कस्टमर को और उसको क्लियर करना चाहिए। सर आप आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलते 3 महीने, ठीक है, हम आपको ट्रांसफॉर्म जरूर करेंगे, बट ये टोटल डिपेंड करेगा एक ट्रायंगल के ऊपर जिसमें आपका भी डेडिकेशन रहेगा, आपका रेस्ट भी रहेगा और आपका न्यूट्रिशन भी रहेगा। ये तीनों का फैक्टर जब कंपाइल होगा तो आप इजीली वो अचीव कर पाओ। सो मेरा कभी भी काउंसलिंग सेशन ये रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा रहे, कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉब्लम्स आप सुनो,
उसको पूरा अंडरस्टैंड करो और फिर आप जब उसको प्रोडक्ट देने जाओगे या आप उसको करोगे तो उसको ये नहीं लगेगा आप बेच रहे हो, उसको लगेगा ये तो मेरे हेल्थ मेरे बेनिफिट के बारे में सोच रहा है और ये मुझसे सच बोल रहा है। तो आप जेन्युइन जितना रहोगे उतना इजी होता है। मेरे मुताबिक ये फॉर्मूला जब हुआ है तो 100 में से शायद 99 टाइम तो वो एक विजन लेके गया। एक आध बार मुझे किसी ने बोला है कि आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हो एक दो बार बोला गया, बट मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। लोग बोलते हैं सर आप ये है, बट मैं उनको ये बोलता हूँ सर, मैं फिर उनको रियलाइज कर रहा हूँ सर मैं एक्चुअली आपको बेचने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ। इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है आपने मुझसे शेयर किया वो इनपुट मैं आपको दे रहा हूँ। नो डाउट मैं यहाँ हूँ आपको एक लेके प्रोडक्ट जिम या जो भी ट्रेनर फैसिलिटी सब बेचने के लिए, बट एट द एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच होने के लिए आपको ज्वाइन तो करना जरूरी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग खुश होके जाते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ट्रेनर हो, काउंसलर्स हो, सेल्स हो, उन्होंने हरदम अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहिए। इन्होंने कभी भी खुद के अपग्रेडेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल इंक्वायरीज बोलो, मेंबर्स बोलो, वो भी इतने रिसोर्सफुल हो गए अपनी चीज़ों को लेकर, इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए, इतने स्मार्ट हो गए कि वो भी एक होमवर्क करना शुरू कर चुके हैं और वो भी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं अपना टाइम निकाल के, अगर वो किसी चीज़ के लिए डेडिकेटिवली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में राइट टोटल थ्रू आउट इंडिया कई इंस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज फिटनेस ट्रेनर्स हैं, क्योंकि वो एक करियर में खुद को कुछ अचीव कर चुके थे। वो एक्सपीरियंस ने उनको एक ट्रेनर बनाया कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है वो आज उसको इम्पार्ट करने की कोशिश करें। सेम अपन लोगों ने भी, अपन ऑलरेडी इतने फिट है, अच्छे या जैसे भी है, पूरी टीम जो भी काम करती है, आप जो भी कंसिडर करें, आप खुद के भी फिटनेस पे ध्यान दें, खुद के एक्सरसाइज पे ध्यान दें और लोगों को वो इम्प्लीमेंट करते हो। तो कोर फॉर्मूला ये है कि आपको सेल नहीं करना है, कभी भी नहीं बेचना है। अगर आप बेचने जाओगे तो 10 में से 5 बार आप शायद बेच पाओ। वो 5 भी बार इसलिए बेच पाओगे क्योंकि सामने वाले को ज्वाइन करना ही है, इसलिए करेगा, वो माइंडसेट के साथ है। मैं पॉजिटिव्स के बारे में बता रहा हूँ, 10 पॉजिटिव जो ज्वाइन करें, 5 पॉजिटिव ज्वाइन करेंगे बट आपके पास नहीं, जो ये फॉर्मूला यूज कर रहा है उसके पास करेंगे। तो 50% रेशियो, यस 50% रेशियो, यस। सर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे लगता है बहुत की फैक्टर है कि प्रोफेशनलिज्म को आप पकड़ के चलो। प्रोफेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लैक करता है इंडस्ट्री। सिर्फ नागपुर मार्केट की बात नहीं है, अभी तो जो प्रोफेशनलिज्म बोला आपने तो उसको डिफाइन करता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहना जरूरी है। अब जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो जैसे लॉन्ग टर्म आप बोल रहे हो, एक ही क्लाइंट शायद आपसे जब रहेगा तो कहीं ना कहीं वार्म और वेलकमिंग नोट बनेगा, मेरा भी बनेगा, किसी का भी बनेगा, एक वार्म नेचर बनता है। कई बार वो आपको उनके हाउस इवेंट्स में बुलाएंगे, आप उनको बुलाओगे, अपने फैमिली इवेंट्स में बोलिए, सोशल गैदरिंग्स में बोलिए, सो इट्स गुड, उनके साथ भी सोशल गैदरिंग्स होनी चाहिए। बट उसकी लिमिटेशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्रेंडली नोट पे ऐसा ना जाए कि कब कल जाके आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो कि वो XYZ चीज़ों को प्रोफेशनली कैरी करे जिम के अंदर, वो ना हो। क्योंकि आज वो तो आपसे लॉन्ग टर्म में जुड़े हुए, बट जो दूसरे नए मेंबर आ रहे हैं वो ये ना सोचे कि यहाँ का मतलब वातावरण ऐसा है या ये लोग ऐसे हैं कि ये ट्रेनर को तो ऐसे ही कंसिडर किया जाता है। तो जिम के दायरे के अंदर एक अलग बॉन्डिंग रहे, नो डाउट जिम के दायरे के बाहर ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट हजार्डियस या एकदम ऐसे ना रहे, बट ओवर फ्रेंडली नोट में नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ कि कभी ऐसे कोई पार्टी सोशल गैदरिंग्स में अगर आप जाए तो आप ये सोचे कि अगर वो एक इवेंट है तो ठीक है, बट अगर अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट है जहाँ आप लोग मिल रहे हो तो मुझे लगता है एक ट्रेनर या कोई भी एक जिम प्रोफेशनल है अपने पॉकेट से अपने एक्सपेंस करके उस चीज़ को ऐसे डिवाइड करना चाहिए। मैं मनी फैक्टर इसलिए ला रहा हूँ, कल जाके मेंबर के मन में ये आता है वो उस दिन जब आपके लिए करेंगे वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि मतलब वो आपके लिए 5,000 कर रहे, 10,000 कर रहे या उससे ज़्यादा भी, नो डाउट वो खुशी से करते हैं। बट जब वही मेंबर आपके पास जब जिम में आता है या उसका कोई फ्रेंड ज्वाइन करने आता है, और जब ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, और जब अपने पास आता है और बोलता है अरे सर मेरे लिए तो उसको थोड़ा कंसीडर करो, अपने लिए तो अपने लिए चलेगा बट इनके लिए आप थोड़ा जो भी एक एक्सवाइज छोटा अमाउंट वाले वो 500 हो, 1000 हो, वो कम करो, तो उस दिन आपको ये रियलाइज होता है कि ऑलरेडी आप एक डिस्काउंट पैकेज चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, उसमें अगर आप दें तो वो वर्ड ऑफ माउथ के लिए आपके पॉलिसीज कई बार ब्रांड्स इसको अलाउ नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत टफ होती है। तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए तो कभी भी एक बॉन्ड ऐसा बना के रखे
कि मेंबर को वो एहसास रहे कि नहीं, जैसा आप बोलते थे कि कभी भी कंधे पे हाथ नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ कभी भी ना आपने मेंबर के या मेंबर ने आपके। हाँ डेफिनेटली आज मैं अपने 16-17 साल पुराने मेंबर से भी जब मिलता हूँ तो भी मैं जानता हूँ कि वो एक स्पेशल बॉन्ड कैरी करते हैं, बिकॉज आप कोई भी जगह में रहे, कैसे भी रहे, ये एक बहुत सुपेरिटी है। मुझे बहुत पसंद है ये बात कि अपने को कभी भी एज अ सर ग्रीट किया जाता है। सर आप कैसे, अरे सर। तो वो फैक्टर एज अ टीचर या एज अ टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, वो जब आपको 16 साल 17 साल बाद भी किसी मेंबर के थ्रू देखने मिलती है तो वो कमाई जाती है, वो आप ऐसे ही नहीं रख सकते। तो इसके लिए जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक समय आप लोग जुड़े हुए थे, नहीं भी जुड़े, पर्सनल टच में रहे या कभी भी वो भी मिले, तो जैसे मैंने अपने लिए बोला है उतने इक्वली मैं भी कंसीडर करूँ कि जो अपने मेंबर्स रहे उनको भी मैं वैसे ही ग्रीट करूँ, और एक सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज कभी भी उनके थ्रू अपने थ्रू चलते रहे कि हाँ ये XYZ बंदा, कभी भी आप इससे बात करो, ये हेल्पफुल है, ग्रीटफुल है और चीज़ों में बहुत सपोर्ट करता है ना। सर आप कैसे इंश्योर करते हो कि क्लाइंट कंसिस्टेंट रहे, बोर ना हो जिम में? बराबर है, एक्टिविटीज करवाते हो या ऐसा कुछ? यस हाँ। तो फिटनेस चैलेंजेस, फिटनेस गेम, वीकली चैलेंजेस होने चाहिए। हर फोर्टनाइट में से 14 डेज में अपन ने फिटनेस गेम्स भी रखने चाहिए। तो ये चैलेंजेस रियलिस्टिक रहे, उसमें आप ये फैक्टर ध्यान में रखें कि आप 1 या 2 विनर को ड्रॉ करने के लिए वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ आप ये देखें कि हर एज कैटेगरी वाइज या वेट कैटेगरी वाइज ऐसे बाइफरकेट करके सिंपल रियलिस्टिक कॉम्पिटिशंस रहे जिसमें एक इंडिविजुअल मेंबर को ग्रोथ दिखे, उसकी सेल्फ ग्रोथ। जैसे हमने अभी रिसेंटली कल की बात है, हमने एक डंबल होल्ड, जो बीस्ट होल्ड चैलेंज बोलते हैं, वो करवाया। सो एक 27 इयर्स ओल्ड बॉय जो नॉर्मल फिटनेस के साथ था, उसने रिमार्केबल अचीवमेंट किया मैक्सिमम टाइम होल्ड करने का। वहीं जो लीन लड़के थे या अच्छे मस्कुलर बॉयज थे, वो लैंडमार्क अचीव नहीं कर पाए। तो मेरे बोलने का मतलब है फिटनेस इसे ही बोला जाता है, इसी के लिए अपन जिम में आ रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल जो जिम में आके ग्रोथ कर रहा था, ये वो ग्रोथ थी, उसका मसल साइज, लीन मास, ये सब में डिफरेंस नहीं दिखा, बट मेन डिफरेंस उसके स्ट्रेंथ में दिखा, जो उसने सबके बाद आउट परफॉर्म करके गया। इसका एंकरेजमेंट और एनहांसमेंट बहुत मिलता है। वो मेंबर को जो दिल से खुशी हुई, हमने भी अप्रिशिएट किया, पूरी टीम ने किया, जो साथ वाले लोगों ने किया, वो जो एक विजन या एक वो मेमोरी जिम से लेके जा रहा है, ये लाइफ टाइम उसके पास रहेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। वो भले ही जिम स्विच करे, कहीं ज्वाइन करे, बट उसके मन में ये आएगा वहाँ मैंने अचीवमेंट किया था, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है, तो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। तो क्लाइंट्स बोर ना हो इसलिए हर जिम में कुछ ये होना चाहिए। उसके अलावा फिटनेस सेमिनार इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे नॉट ओनली एजुकेशन वाइज बट एक्सपीरियंस वाइज बहुत सारे लोग हैं नागपुर इंडस्ट्री में। तो जिम ओनर्स ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है ऐसे सेमिनार्स रखने चाहिए। मेंबर्स को जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट है, कई बार ऐसे सेशंस होने चाहिए जिसमें सेमिनार जब मैं बोल रहा हूँ तो एक ही इंडिविजुअल आके ना बोले, कई बार ग्रुप ऑफ 10 पीपल अपन बिठा सकते हैं जिसमें सब लोगों को रिजल्ट आए, और वो अपना एक्सपीरियंस कुछ नए मेंबर या उन्हीं पुराने मेंबर से शेयर करे कि उन्होंने वो जर्नी कैसे अचीव की। तो ये सब रियलिस्टिक फैक्टर्स जब सामने आते हैं और जो उनके हार्डवर्क रहते हैं, ये उनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और आगे के अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें देता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब फोकस होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंडिंग एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। मैं ये जब वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेरे बोलने का मतलब है इंस्टाग्राम रील्स, जो ट्रेंडिंग रील्स है वो कभी भी लोगों ने बनाते रहना चाहिए। अपन ने अपने टीम को या अपने जो एंथुसियास्ट मेंबर्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब रील्स बना के डालने चाहिए ताकि अपन ग्लोबल ट्रेंड के साथ चले और एक जिम में हेल्दी हैपनिंग एटमॉस्फेयर बना हुआ रहे। सर नेक्स्ट ये था कि जिम के अंदर पॉजिटिव कल्चर बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है आप और आपकी टीम की वाइब, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक वाइब कैसे कैरी कर रहे हो, वाइब इन टर्म्स ऑफ आप एक्सरसाइज ओरिएंटेड, फिटनेस ओरिएंटेड, खुद के एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड, कितने ज़्यादा एंगेजिंग हो, कितने इंटरैक्टिव हो, कितना आप कम्युनिकेट करते हो अपने मेंबर को, ये ज़रूरी है। तो उनको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आती है। जैसे लोग बोलते हैं ना, ट्रेनर्स को देख के ही मेंबर इंस्पायर होता है, तो वो एक्चुअली एक रियलिटी और बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एक वेल ऑर्गेनाइज जिम को रन करने के लिए। या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सुप्रीम हेड है, जैसे मैं कभी भी जहाँ पे भी मैनेजर था, मैनेजमेंट हेड था, कहीं पे भी था,
लोग एक कॉम्प्लीमेंट देते थे, मैं खुद की तारीफ के लिए बट उनको वो अच्छा लगता था जब अपने से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे। हाँ सर, बहुत मतलब पॉजिटिव लगता है आपको देखकर, सुबह सुबह देखकर, आपको दिन भर में देखकर, आपकी जैसी फिटनेस चाहिए। तो मेरा मोटो ये है बोलने का कि लोग जब अपने से मिले, अपना काम ही है फिटनेस बेचना, तो अगर अपनी फिटनेस दिखे, अच्छी पर्सनालिटी दिखे, तो लोगों को फिर वो इजी होता है खरीदना या लेना या समझना। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी टीम सर्विस और हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों का बैलेंस बना के रखें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी लैक करते हो ये चीज़ों पे, मेंबर को नेगेटिव होने के लिए टाइम नहीं लगता। अच्छा मेंबर भी नेगेटिव हो सकता है या नाराज हो सकता है, तो कभी भी आप उस एंगल पे ध्यान देते रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली जिम ओनर्स के लिए कि वो ये ध्यान रखें कि जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिम में, चाहे वो स्टाफ हो या चाहे वो मेंबर हो, वो बहुत अच्छे से उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करे, उनके साथ समझे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनका वो माइंडसेट जा रहा है, कि ऐसा क्या अड़चन है। हाँ, एकदम ही कोई ऐसा है जो मतलब आपके बारे में बुरा ही सोच रहा है और आपका वेलबींग चाहता नहीं है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर वो जेन्युइनली अगर उसका 5% भी कुछ ऐसा पॉइंट है जो वैलिड है, तो मुझे लगता है उस 5% को भी एरर को रेक्टिफाई करके आपने रहना चाहिए, क्योंकि सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अपन बोलते हैं। तो ये तो काम ही है अपना। तो इसमें 4 चीजें समझ में आई। एक तो आपको खुद का फिटनेस रखना है, सर्विस अच्छी देनी है, और हॉस्पिटैलिटी, और लास्ट आपने जो पॉइंट बोला, जो नेगेटिव लोग हैं उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, या आप उनके बारे में उनको समझकर एक तो रेक्टिफाई करें या फिर उनको हाथ जोड़ें। और इन सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है जो होता है हमारे इंडस्ट्री में, आप कैसे भी हो, आपके सर पे बर्फ और जबान पे शक्कर चाहिए। चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो जिम का ओनर हो, चाहे आपके ड्रेस वाले हो, तो छोटी छोटी फैक्टर से बहुत मैटर करते हैं। आप जब यहाँ बैठे हो, मैं इसको थोड़ा सा इलॉन्गेट करता हूँ क्योंकि बहुत मैटर करता है कि जब भी मेंबर आपके पास आ रहा है, वो ऑलरेडी अपने बिजनेस का, घर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और लोड आपके पास लेके आ रहा है। आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खुद के पर्सनल लाइफ में कितने भी थके हुए हो, हारे हो, बट आपको ये मेक श्योर करना है, जैसे मैंने बोला, यहाँ बर्फ और यहाँ शक्कर, ये रख के आपको काम करना है। क्योंकि वो इसी चीज के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि 50% लोग जो मेंबर्स आते हैं वो एक अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी जिम आते हैं। और ग्लोबल लेवल पे WHO ने भी बोला है इसको कि जिम इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर और फिटनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस चीज को जग जाहिर मान्यता मिली है, उसमें अपन ने एक अच्छे रोल को प्ले करना चाहिए। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए आप पॉजिटिव चाहिए, आपकी स्माइल पॉजिटिव चाहिए, वेलकमिंग चाहिए। बस ये जब फैक्टर्स अच्छे रहे तो आपके जिम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सर, क्या कोई यूनिक एक्टिविटी है जो आपके जिम में होती है और लोगों को पसंद आती होगी? हाँ, यूजुअली मैं बहुत ओरिएंटेड हूँ कि अपन कभी भी कोई जिम चला है तो उसको एक कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ पुश करें। तो आगे आप पॉइंट रखने वाले हो, मुझे मालूम है, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ये उसका बहुत बड़ा की फैक्टर है। जो मेरा सोच है कि अपन ने, मैं किसी के लिए भी करूँ या किसी के साथ भी जुड़ूँ, तो मैं उनको भी ये डिस्कस करता हूँ कि जब तक आप कम्युनिटी बिल्डिंग बनाओगे या आप ग्रुप बनाओगे या लोगों को एक साथ जोड़ोगे, उतना जिम का सक्सेस रेशियो ज़्यादा बड़े साइड रहेगा। क्योंकि एक बार ग्रुप बन जाए तो एक बार ऐसा हो सकता है सब आपसे नाराज होकर टूट सकते हैं, जो कि 100 में से एक बार होगा कि पूरे के पूरे एक साथ आपसे टूट के चले गए। या तो ऐसा होगा अगर एक भी टूट रहा है तो ये जो जितने बचे लोग हैं ये उसको घींच के लाएंगे आपके पास और आपसे टूटने नहीं देंगे। तो ये मुझे मैटर करता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटी, ये की फैक्टर है जो मैं हरदम कोशिश करता हूँ। जिसमें सोशलाइजिंग हो गया, एक चीट नाइट कर दो आप 2-3 महीने में एक बार। पार्टी नहीं करना है, बट एक चीट नाइट ऐसा जहाँ आप कोशिश करो कि आप सब कुछ खाओ जो भी होता है, राइट फ्रॉम चीज, एक्सेस फैट, व्हाटएवर। और एनहांसमेंट के लिए अगर आपको लगता है तो उसमें और कुछ जैसे क्लबिंग वबिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक सेशन वो हो गया, तो वो आप वो ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है, बट ये दोनों की तरफ से विन विन सिचुएशन में होना चाहिए। तो मेंबर को इक्वली इन्वॉल्व करके अगर आप करोगे तो ये सब मेंबर्स को पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेंबर्स को ऐसा लगता है कि कई मेंबर अगर आप देखते होंगे खुद की डेली लाइफ में इतने ज़्यादा एंगेज रहते हैं कि वो अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे पाते या उनसे मिल नहीं पाते। बट जब ये फैक्टर्स होते हैं कि आप अगर जिम में कम्युनिट, तो वो जिम टाइम में अगर ये सब करने मिल जाए तो उनको अच्छा लगता है। तो अपने डेली लाइफ से टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में वो लोगों को फ्रेंड्स बनाना बहुत टफ है
पर जिम में ऐसा होता है कि उनको एक नए फ्रेंड्स, हाँ। नई सोच, कई बार ये बिजनेस प्रोपोजिशन के लिए भी अच्छे होते हैं। कई लोग जुड़कर एक दूसरे से बिजनेस एसोसिएट्स भी हो जाते हैं। मैंने मेरे सामने होते हुए देखा है कि कोई दो अनजान लोग आज जुड़कर मिलकर कोई नए बिजनेस या लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये सब चीजें जिम में देखने मिलती है। अगर आप इसको प्रमोट करो, एनहांस करो, तो लोगों को ये बहुत ज्यादा यूनिक लगता है, पसंद आता है, और इसी फैक्टर्स पे मैं ध्यान देता हूँ। सर एनी एडवाइस और मोटिवेशन जो जिम प्रोफेशनल है उनके लिए? इंडस्ट्री एडवाइस या मोटिवेशन, मैंने ऐसा बोलना चाहिए, जो सबसे बड़े लीडिंग एग्जांपल है मार्केट में कि कई आईटी सेक्टर वाले प्रोफेशनल भी अपना वो प्रोफेशन और करियर, जिन्होंने इतना अच्छा टाइम देके अच्छी पढ़ाई करके एक अचीवमेंट किया, वो भी टेंड कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की तरफ, फिटनेस की तरफ, या मैंने ऐसा बोलना चाहिए वो फिटनेस प्रोफेशनल बन रहे हैं। कुछ लोग पैरेलली काम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम स्विच हो गए। तो रीजन ये भी है, इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट मनी। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा समझाता हूँ, ट्रेनर्स को भी बोलो या मेरे साथ में कंसिडर्ड पहचान वालों को या दोस्त यार को, कि हर चीज अगर आप मनी फैक्टर से देखेंगे तो वो नहीं रहता है। मेरा प्रोफेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जैसे मैंने लोगों के लिए बोला, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं 10-15 नए लोगों से महीने भर में जुड़ता हूँ, नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है जहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पैसे उस चीज के मिल रहे हैं कि मैं अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। तो वो एक गुड फैक्टर जो है या हैप्पी फैक्टर है कि मैं सिखा के लोगों से पैसे कमा रहा हूँ या मैं एक टीचर बन के पैसे कमा रहा हूँ, वो मुझे लगता है बहुत जॉयस है। वो चीजें आप अच्छे अच्छे सेक्टर्स में कितनी मेहनत करके भी कमा लो, बट वो खुशी वाला फैक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा बहुत मिल जाएगा, बट ये नहीं रहेगा। If you want to earn respect, if you want to earn money, if you want to be a motivational individual, if you want to be an ideal, तो जिम, फिटनेस, मेंटल पीस, ये सब आपको जिम, फिटनेस, ये प्रोफेशन से बहुत कुछ मिल सकता है एंड एवर ग्रोइंग है। अगर आप जर्नी देखें, एक ट्रेनर से फिर मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट, एक कंपनी का हेड जिसने 6 जिम एक साथ संभाले, उसके बाद इंडिविजुअल जिम सेटअप्स, फिर वो कल्चर जो प्रोफेशनल कल्चर ब्रांड्स के रहता है वो इंडिविजुअल्स तक ले जाना, एक इंडिविजुअल ओनर के तक पहुंचाना, ये एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कंसिडर करे या नहीं करे, बट मुझे ऐसा लगता है जब बातें निकलती है, बस मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है और मैं इस चीज पे आज भी काम कर रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको जर्नी बता रहा था, मेरा बोलना था, नॉट ओनली मी, ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग हैं। नागपुर के कई जिम ओनर्स हैं जिन्होंने कई सेगमेंट से या कई कुछ अलग फैक्टर से करते हुए, इनफैक्ट नागपुर में तो कई बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे खुद के 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार क्रिकेट के जिम वाले, और जो हैंडसमली उसको चला रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग देते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा की मोटिवेशनल फैक्टर्स है। एंड इसका सुपर एडवांटेज ये भी कि आपका खुद का एक लॉन्गेटिविटी के हिसाब से आप देखें, खुद के हेल्थ और फिटनेस फैक्टर को कंसीडर करते हो, तो आप भी एक अच्छा स्पैन जिएंगे, ना कि वो डेस्क जॉब पे या वो ओवर स्ट्रेस लोड लेकर। मतलब मुझे ऐसा लगता है अपन सब आए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लंबी जिंदगी जीनी चाहिए। तो वो आप वैसे के वैसे कई सालों तक दिखे, ये मेरा मोटिवेशन है खुद के लिए। मैं रोज जब खुद को मिरर में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं आज जैसा दिख रहा हूँ और 1 साल बाद भी वैसा दिखूं, उसके अगले साल भी बाद वैसा दिखूं, और आने वाले कई सालों तक मैं ऐसा ही दिखते रहूं। ये मेरी बहुत बड़ी जिद है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और ध्यान देता हूँ। सर नेक्स्ट ईयर पे एक जो नया जिम ओनर है जो अपना नया जिम ओपनिंग कर रहा है, उसके लिए ऐसे कौन से 3 की फैक्टर है जो आप बताना चाहोगे? एक मुझे लगता है कोई भी नया हो पुराना हो, कोई भी जिम्स जो है, अगर वो अगर टीम अच्छी बना के चले, टीम वर्क इम्पोर्टेंट है कोई भी जिम के लिए, की फैक्टर है। टीम इज वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड, आप टीम प्लेयर्स को एंकरेज करें, मोटिवेट करें। मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आपकी टीम डिमोटिवेटेड रहेगी और अगर आप उनको बूस्ट नहीं करोगे कैसे भी, जैसे आप उसको इंसेंटिवाइज करो या उनके साथ बैठो, या मैं तो ये कंसिडर करता हूँ उनके साथ बैठ के खाना भी खाओ, तो भी ये बहुत छोटे छोटे की फैक्टर्स हैं। कभी आपके साथ वो बैठकर कई चीजें जो अंदर की छुपी हुई रहती है तो ये भी खुल जाती है। जैसे मैं यूजुअली हाउसकीपिंग के साथ बैठ के खाना खाता था, तो मेरा इंटरेस्ट ये था
वो चीजें जो नहीं बता रहे, वो जब मैं उनको शायद मेरा खाना उनसे शेयर करूँ हाँ। या उनको ऐसा गुड फैक्टर है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि एक मैनेजमेंट हेड हाँ। हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हाँ। तो उनको वो चीजें बहुत खुशी देती है कि हाँ ये हमारे से जब इतने फ्री हो लिए तो हम भी इनके थ्रू इनके लिए सच्चे रहे। हाँ। तो ये ओनर ने भी कंसिडर करना चाहिए राइट फ्रॉम हिज मैनेजर हाँ। टू हिज हाउसकीपिंग, उनके साथ एक समय बिताना, हफ्ते में 5 से 10 मिनट एटलीस्ट उनके साथ इंडिविजुअली रहना, उनसे एक बात का इंटरेक्टिव सेशन बना अनजाने में, हाँ। ना उनको जताते हुए कि आप मीटिंग कर रहे हो, बट कहीं रैंडम जगह खड़े रह के उनसे इंटरेक्टिव सेशन बनाओ। आप ये आए दिन भी कर सकते हो या हफ्ते में एक दिन, बट आप ये जरूर करें कि उसको ये लगे रहे कि मेरा सुनने वाला कोई तो भी है। हाँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक नए जिम ओनर के लिए। तीसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज भी जिम ओनर्स उसको समझे नहीं समझे मुझे मालूम नहीं, बट मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ, कभी भी किसी जिम ओनर ने एक डायरेक्ट फेस बन के डायरेक्ट बैठना नहीं चाहिए कोई भी अपने बिजनेस में। इस पे चाहे आप जिम का बिजनेस करें या आप गोल्ड ज्वेलर्स के लिए देखना, कभी ओनर को भी कभी ऊपर पे नहीं रहते। उसका स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि आपकी जब पर्सनल फैक्टर्स है बॉन्ड या जो लोग आते हैं या जब मिलते हैं और वो एक एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं मन में, फिर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू वहीं कम हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे ये तो अपने परिचित है, हम हमको 20 साल से जानते हैं, 30 साल से जानते हैं। तो कोई भी नए जिम के लिए मैं कंसिडर करता हूँ यस वो फेस रहनी चाहिए, अवेलेबल रहनी चाहिए, बट उन्होंने डायरेक्ट कमान या होल्ड जो है एक कभी भी एक किसी एक की प्लेयर पे एक मैनेजमेंट हेड या पूरे टीम की तरफ रखना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हमको लोगों के हिसाब से, मतलब हमने लोगों को जो वर्ड ऑफ माउथ या कमिटमेंट दिया है वो स्टैंडर्ड ब्रैकेट हमको मेंटेन करना जरूरी है। तो मैं जब भी सेल करता था बहुत लोकल जिम में बहुत टफ होता था, मतलब भले ही जिम के सेटअप्स अच्छे थे बट लोकल लेवल पे रहने की वजह से वो बहुत फैक्टर आ जाता था, क्योंकि हम वो वर्ड यूजुअली हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ये ब्रांड का मार्केट रेट है या ब्रांड के रेट से या ये ब्रांड का कंसिडर्ड रेट है, हमारा तो फ्रेंचाइज है तो हमको यही रेट है, बट लोकल में आप ऐसा नहीं बोल सकते थे। तो हम वहाँ यही फैक्टर एक बोलते थे लोगों को, सर आप बुरा मत मानिए, आपके करने के लिए कुछ नहीं, बट अगर हमने विक्रम के लिए कर दिया और अगर लोकेश को मालूम चल गया कि विक्रम के लिए किया गया है जबकि लोकेश ने वो XYZ पूरा अमाउंट दिया है, तो कहीं ना कहीं लोकेश ये सोचेगा कि ये लोग न्यूट्रल नहीं है या जस्टिफाइड नहीं है। तो ये कभी भी किसी भी जिम में कितना भी हो जाए, आदमी आपको 500 के लिए बोलेगा, 1000 के लिए बोलेगा, बट कभी भी अपने वो ना ब्रैकेट ब्रेक करते एक गुड गेस्चर में अगर आप कुछ कर सकते हैं, उसको एक शेकर गिफ्ट कर दीजिए, अगर आपसे कुछ बॉन्ड है, जिम बैग दे दीजिए, किट दे दीजिए, कुछ एक एक्स्ट्रा एनहांसमेंट उसके लिए कर दीजिए जो आप कर सकते हैं, जो किसी तीसरे को बुरा ना लगे कभी, क्योंकि अगर उसके लिए भी करने की बारी आई तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे को शेकर मिला तो आपको भी दे सकते हैं बाद में अगर मालूम चला तो, बट अगर ये वैल्यू एक मनी का फैक्टर आ गया तो आप अभी कभी उसको मेंट नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कभी भी एक सेंसिटिव इशू है, उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए एक नए सेटअप पे ध्यान देना चाहिए। एक बेस सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड ओवरऑल टीम इज द की। टीम पे डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, टीम पे विश्वास जरूरी और एक अच्छी टीम बनाना जरूरी है। तो इसमें 3 चीजें, एक तो टीम को एनकरेज करना और लास्ट आपको कभी कमांड नहीं समझनी, आपको अपनी कमांड की कमांड किसी और को देनी है। सर नेक्स्ट मेरा ये था कि जैसे कोई ट्रेनर है, जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरे को मैनेजर बनना है तो उसके लिए क्या क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी? कम्युनिकेशन एंड नॉलेज, ये 2 चीज बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है। आप अगर एक ट्रेनर, जैसे मैंने मेरे जर्नी की स्टार्ट बताई आपको, मैंने आपको उसमें एक फैक्टर बताया था, जब इंक्वायरी आती थी मैं बहुत ज्यादा इंक्वायरी लेता था, मैंने मेरे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किए, मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट समझने लग गई, रिक्वायरमेंट समझने लगी तो मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, दैट वाज पर्सनल ट्रेनिंग। जिम को जब एहसास हुआ कि ये खुद के पीटी बेचने में इतना माहिर है तो इसको सबकी पीटी बेचने लगा, तो उन्होंने मुझे एक फिक्स फैक्टर देकर मेरी जो इनकम सोर्स थी, भले ही वो एक थोड़ी एक डिग्रेड साइड में उसी जमाने में उस वक्त में, तो भी वो उन्होंने कंसिडर किया और मैंने भी किया। क्यों? मुझे एक उन्होंने फिक्स अमाउंट देकर ये क्लियर किया कि मैं पूरे जिम के लिए सेल करना स्टार्ट कर। तो ये फैक्टर्स रियलाइज होना जरूरी है। मैंने उस टाइम पैसे ना देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक ग्रोथ देखी। मेरा टारगेट था कि मेरे को कुछ सीखने मिलेगा एंड इवेंचुअली बहुत कुछ सीखने मिला, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स ने सिखाया। तो एक इंडिविजुअल जिसको ऐसे अपने आप को प्रमोट करना है, उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ये दोनों डेवलप करना जरूरी है। एजुकेशन उसने अपग्रेड करना जरूरी है, इंडस्ट्री की ट्रेंडिंग एजुकेशन, नॉलेज, आपके पास हर चीज का एक कॉन्क्रीट आंसर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो आंसर दे उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में आंसर्स नहीं आएंगे। कई बार आप 3 बुक्स पढ़ोगे, 3 बुक्स में अलग ओपिनियन रहते हैं, या 3 इंटरव्यूज देखोगे आप तो तीनों इंटरव्यूज में हर एक इंडिविजुअल ने अपना थ्योरी या साइंस उसमें लगाया है, बट
आप उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहे जो आप करा सकते हो। हाँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए कि आप अपने कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। नॉलेज इज पावर। सर आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल जिम का फॉर्मूला क्या है? अपन ऑलरेडी बहुत डिस्कस की हाँ, टीम के बारे में, टीम के बारे तो में। वही है वो, हाँ। राइट। अगर मैनेजर से मैं शुरू करूँ, हाँ। मैनेजर से लेके हाउसकीपिंग तक, हाँ। सब में एक नेचर होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी का, सब में एक बिलोंगिंगनेस चाहिए, खुद का अपनापन चाहिए कि मेरे को ये जिम के लिए काम करना है क्योंकि ये जिम मेरी है। हाँ। ये सोच से अगर टीम काम करेगी, आपको मैं लिख के देता हूँ, वो जिम कभी भी स्मूथली चलेगी, कभी उस ओनर को, उस टीम मेंबर्स को या आपस में कभी आपको ग्रज नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द एंड की फैक्टर है कि सब जन कमाए। हाँ। कमाने के लिए अच्छे मेंबर्स चाहिए, अच्छे मेंबर्स को मेंटेन करने के लिए आपका ये टीम वर्क चाहिए। हाँ। तो आपने अपनी टीम में या एक ओनर ने अपने हर मेंबर को काउंसिल करना या हर स्टाफ को समझाना कि देखो अपन जब मिलके ये सब काम करेंगे सबकी ग्रोथ होगी, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको सपोर्ट करना भी जरूरी है। तो टीम में ये भी फैक्टर्स दिखना जरूरी है। इसको ना कि ऐसे कंसिडर करें कि अरे सिर्फ जिम ही है, क्या ही इससे कमा लेंगे, कितना ही बढ़ेंगे, कितने साल काम करना है। हाँ। अगर वो सोच लेंगे तो ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कई जिम देखे हैं, आज भी है नागपुर शहर में, जहाँ हाउसकीपिंग को एटलीस्ट काम करते हुए 15 साल हुए। तो आप सोच के देख सकते हो, अगर एक मतलब एक नॉर्मल वर्गीय आदमी जिसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, शायद उसने 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट किया होगा, आज 12-15 हज़ार रुपए कमा, पर उसने उस जिम को इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि उसको बिलोंगिंगनेस है उस जगह को लेकर, एक अपनापन है और उसको उसका काम मालूम है। हाँ। तो तो उसको ये एहसास है कि मेरा ये काम एकदम स्मूथ और रिलैक्स है, मेरे को समझ रहे हैं, मेरी ग्रोथ यही है, मेरा सेटिस्फेक्शन है। तो किसी भी जिम के लिए ये एक बहुत बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है जो होना चाहिए। और वापस वही, सर पे बर्फ, कमर में शक्कर, ये सबसे बड़ा है क्योंकि जिम एक अग्रेसिव प्लेग्राउंड है। आप समझ रहे हो, एक स्पोर्ट से कम नहीं है। और जहाँ जो इंडिविजुअल्स आते हैं, कई बार मैंने बोला स्ट्रेस निकालने के लिए भी आते हैं, उसमें अगर आपने कहीं कुछ वो एक अपना बिजनेस लॉस का फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है और यहाँ आपने उसको बोल दिए, समझ लीजिए सिचुएशन ना कंसीडर करते हुए, अरे सर ऐसे एरोगेंटली, अरे सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ना करें, तो कई बार मैंने सिचुएशन को एस्केलेट और खराब होते हुए देखी है। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए या रोकने के लिए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि आप उसको एक स्मूथ कल्चर में या एक स्मूथ नेचर में लोगों तक पहुंचाओ, तो लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग या सक्सेसफुल फॉर्मूला मुझे लगता है जो हरदम रहता है किसी भी जिम में। जितने जल्दी आप नाम कमाते हो ना, उतने ही कम समय में आपका नाम खराब हो जाता है अगर आप चीज़ों को ध्यान ना देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। मैं हर बार अपने इंडस्ट्री को फूड इंडस्ट्री या सैलून वालों से कंपेयर करता हूँ। क्यों सैलून? इसलिए कि अगर आपने कितना भी बड़ा सैलून का सेटअप खोल दिया है और अगर आपको बाल काटने नहीं आता तो आप शटर खोल के भी बैठोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय नहीं आ रहे तो आप दुकान कैसे चलाओगे, क्योंकि आपको तो कैंची चलानी नहीं आती। तो आप सैलून खोलो मत अगर आपको बाल काटने आते नहीं। और दूसरा, खाना इसलिए, जैसे मैंने बोला, छोटी सी एक चूक कोई जाने अनजाने में भी नहीं करता, बट खाने में कई बार आप देखते हो कभी बाल आ जाता है, कभी कुछ गिर के आ जाता है, उसने लाते वो कुछ गिर गया होगा XYZ, या कभी शक्कर की चीज में नमक के ढेले दिख जाते हैं, कुछ भी हो जाता है गलती से, तो इन चीजों को भी मतलब बहुत माइन्यूटली किसी ने भी ध्यान देके काम करना है। तो सेम हमारी इंडस्ट्री है, अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है, वो रीडिंग, वो फैक्टर, वो एनालिसिस बहुत जरूरी है और आपका एक हम्बल नेचर होना जरूरी है। आपको कितना भी बुरा लगा हो किसी की बात का, कितना भी गुस्सा आया हो, एट द एंड शायद एक दिन पहले मुझे ही कोई चिल्ला के चले गया हो जिम में, ऐसा भी हुआ है कि मेरे से बहुत ज्यादा एक्सकेलेट होके कोई बात करके चले गया, मैंने भी थोड़ा शायद उनको मतलब समझाने की कोशिश, बट वो समझे नहीं। बट अगले दिन वो आए, वो भले ही ना हंसे, मेरा काम है उनको ग्रीट करना, वेलकम करना, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं उसी चीज के पैसे ले रहा हूँ। और मैंने जो फैक्टर बताया वो डिस्ट्रेस होने आ रहे हैं, मेरा काम है डिस्ट्रेस करवाना या उनको एक मेंटल पीस देना। तो अपना पर्सनल ईगो, सारी चीजें साइड में रखनी। यस, वेरी ट्रू, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशन का एग्जांपल दीजिए जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपने जिम का लॉस होते होते बचाया हो। इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं अपन, में एक स्टोरी समझाता हूँ। मतलब जो अपने मेंबर्स या इंक्वायरी आती है, आज भी ऐसे होते हैं कि कई बार लाइफ में पहली बार करने आते हैं, कई बार एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो बेसिकली लेमैन बोलते हैं, मतलब इनको इंडस्ट्री का या एक्सरसाइज का, जिम का कोई नॉलेज नहीं रहता है। इनफैक्ट कई लोग 6 महीने से भी आपके पास कर रहे हैं तो भी बाइसेप कर्ल कैसे करना है उनको एक ये लगता है।
हाँ। क्योंकि ये उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। कई बार उनको सिर्फ मैंने जैसे बताया कि एक डी स्ट्रेस फैक्टर या मजबूरी, वेट लॉस या परेशान होकर कि सोसाइटी में मतलब मैं ऐसे अनहेल्दी साइड में हूँ तो मैं उसको हेल्दियर साइड में कैसे ले जाऊँ, मैं वीक हूँ तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ। बट वो उसमें उतना होमवर्क, कई बार ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब एक वर्ग ऐसा भी है जो ट्रेनर से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हाँ। मतलब वो समझते हैं कि हमको सब नॉलेज आ गया क्योंकि वो कहीं पढ़ लेते हैं। हाँ। और कई वर्ग ऐसे भी रहते हैं जिनको आज भी अपना सपोर्ट लगता है। तो अनअवेयर और लेमैन लोगों को गाइड करना, एक प्रॉपर काउंसलिंग करना, ये अपना एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन कभी भी बिगड़े ना। हाँ। अब इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि इंक्वायरी आई हमारे पास या एनरोलमेंट हुआ, तो डे 1 जब वो आ रहे थे हाँ। तो एक बार संडे को वो शाम में आए। जिम के जो टाइमिंग्स थे मॉर्निंग टू आफ्टरनून के हाँ, थे, बिल्कुल। वो शाम में आके बंद देख के चले गए। हाँ। तो उन्होंने जब मतलब अगले दिन आके बोला कि मैं तो आया था, आपका जिम बंद था, तो सामने से मतलब अपना कम्युनिकेशन ऐसा जाना चाहिए था या अच्छे से होना चाहिए था। तो स्टाफ ने नहीं किया, बहुत कैजुअल लेकर, हाँ। नहीं सर ऐसा नहीं है, आपका ध्यान नहीं होगा, हाँ। जिम तो चालू है। हाँ। तो आपको एक प्रॉपर ब्रीफिंग देना जरूरी है। हाँ। तो वो XYZ इंडिविजुअल मतलब इंक्वायरी मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया, बट उसने इमीडिएट एक रिव्यू डाल दिया हाँ। कि ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थे, कुछ ध्यान नहीं देते हाँ। या ऐसे वैसे। ये बहुत पुरानी बात है, एक दूसरे जिम की कही की जो मतलब एक ब्रांड लेवल पे था। हाँ। तो इमीडिएट मेरे को जब एहसास हुआ कि ऐसा जब हुआ है तो मैंने उनको कर्टेसी कॉल किया। हाँ। मैंने उनको समझा और फिर मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि सर जो ये बात रहती है, जिम ओपन था बट उसका एक टाइम है 6 to 3, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आपको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुई थी। क्योंकि वो जब सैटरडे को इंक्वायरी का आए थे, वो संडे के लिए ट्रायल के लिए आए थे डायरेक्ट। हाँ। तो सैटरडे को जब इंक्वायरी को आए थे तो उनको ये बताया नहीं गया था, उनको बोला था जिम ओपन है बट टाइमिंग नहीं बताया। उनकी भी गलती नहीं है, वो यहाँ 5 बजे आ गए होंगे या जो भी XYZ टाइम पे आ गए, जिम का टाइमिंग मॉर्निंग का था। तो इस तरीके से जब वो मेंबर वहां से चले गया तो उसके मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया जिम के लिए और एक ब्रांड को लेकर कि ये ऐसा गलत है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने उनको समझाया कि ये फैक्टर था। फिर उनका टॉपिक निकला शूज को लेकर। हाँ। तो उनका ऐसा बोलना था मैं कार से उतर के आता हूँ और डायरेक्ट जिम करता हूँ। ये आपको कई बार सुनने भी मिलता है हाँ, कई बिल्कुल। जगह कि मेंबर्स बोलते हैं अरे हम सर ये जिम के ही शूज है, हाँ। ऐसे 5 शूज है, मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के बाहर जाता नहीं हूँ, मेरे लाइफस्टाइल में स्पोर्ट्स का कहीं काम नहीं है, तो जो है सिर्फ जिम के लिए है तो आप कंसिडर करें। तो एक काउंसलिंग होना जरूरी है कि सर हाँ इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि ये सिर्फ आपके हेतु नहीं है, हम सबके हेतु है। वो जब आउटडोर शूज कहीं से भी कैरी कर रहे हैं या समझ लीजिए वो कहीं पहन के जा रहे हैं, कहीं खराब था तो वहाँ का जो अनहाइजीनिकनेस है वो आपके जिम फ्लोर तक आएगा। तो ये काउंसलिंग करना जरूरी है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं है, आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि हम तो वहाँ फ्लोर पे या बेंच पे कहीं लेटेंगे नहीं, आप एज ए मेंबर वहाँ एक्सरसाइज करोगे, परफॉर्म करोगे। तो ये आपकी हेल्थ को कंसिडर करते हुए हम कहते हैं कि हैंड कैरी करो। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो हैंड कैरी करना नहीं जम रहा है उनको या वो जॉब से आ रहे हैं, बहुत टफ होता है, तो टीम ने कभी भी ध्यान देना चाहिए कि वो कैरी कर कर उसको एक तो यार जिम में कोई शू रखे वहाँ परमानेंटली रखे, या बहुत सारे जिम लॉकर देते हैं रेंट बेसिस पे, आप लॉकर हायर करके वहाँ रखें। तो ऐसे मेरा बोलना है कि ऐसे की सॉल्यूशंस आप जब देंगे, तो वो इंक्वायरी को जब मैंने ऐसे की सॉल्यूशंस दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट जाके उसने जिम ज्वाइन किया। ट्रेनर्स से लेकर सब काउंसलिंग मैंने डे 1 ही उनको दिया कि उनको कैसे क्या एक विजन और अप्रोच दिया उनको कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए और हम क्या डिलीवर करने वाले हैं। एक उनको 3 डेज के ट्रायल पीरियड के साथ काउंसलिंग किया कि ऐसे ऐसे आपको इनिशियल डेज में मिलेगा, ताकि उनको फ्यूचर में वापस वो प्रॉब्लम ना आए कि आपने तो बोला था कोई सिखाएगा, आज कोई सिखा नहीं। तो पहले ब्रीफ में आप एकदम ट्रांसपेरेंट रहे मेंबर के साथ कि पहले तो 3 दिन आपको इंडिविजुअल पूरा गो थ्रू करवाएंगे, उसके बाद एरिया वाइज जैसे ट्रेनर काम करते हैं, कल्चर रहता है कि इंडिविजुअल ध्यान नहीं देगा, जनरल ट्रेनिंग के जो जनरल पैटर्न्स है आप अगर ब्रीफ करें तो मेंबर खुश रहता है। और मुझे ऐसा लगता है जिम ने भी उसको फिर थरोली फॉलो करना चाहिए। तो राइट फ्रॉम अ नेगेटिव रिव्यू टू ही बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग इन स्टिल टच विद मी, तो मुझे ऐसा लगता है वो एक टाइप ऑफ अचीवमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा, कई मैटर्स में कई मेंबर बहुत ज्यादा रिफंड के लिए अप्रोच करते हैं। मेरे केसेस में 98% रिफंड्स मैंने सॉल्व किए, 2% में मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो आप अगर 1000 केसेस ऐसे मेरे पूरे लाइफ टाइम में आए होंगे तो 990 केसेस मैंने रिजॉल्व किए, 10 केसेस में मैंने रिफंड दिए होंगे, वो मुझे नाम भी याद होंगे, क्योंकि किसी को पैसे वापस देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी बिजनेसमैन को नहीं लगता है ये। बट मैं कंसीडर करता हूँ जब सिचुएशन
आपके कंट्रोल में ना रहे, तो अगर अग्रीमेंट कर रहे हो और अगर वो मैच ना हो, हाँ। तो आपने उसको एक म्यूचुअल वे में फाइनेंशियली अगर वो क्लोज होता है तो क्लोज करके उसको क्लोज करना चाहिए, ताकि जिम का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव। सर लास्ट वाला क्वेश्चन था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और जिम इंडस्ट्री में आप नया क्या लाना चाहते हो? अभी करंटली मैं बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ, जिनसे भी मैं जुड़ा हूँ या आगे भी जो काम करें अपन, तो ये एनहांसमेंट ज़्यादातर कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ है। यूजुअली अपन जो भी सीखते हैं अपन वेस्टर्न कल्चर से सीखते हैं, और वेस्टर्न कल्चर ने इसका बहुत बड़ा फायदा देखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी जिम ने उसको बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट या प्रोवोक करना चाहिए, ओनर्स ने भी उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। कई बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में जो इस पे बहुत ज़्यादा थरोली वर्क कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली अचीव भी करते जा रहे हैं नए लैंडमार्क्स और अचीवमेंट। तो कम्युनिटी बिल्डिंग एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरा गोल बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस दिन से करियर स्टार्ट किया और आज भी मेरा एक जिम एज एन फिटनेस हब वो मैं जरूर खोलूंगा, जिसमें मैं सिर्फ फिटनेस ओरिएंटेड नहीं बट स्पोर्ट्स ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस भी इंडल्ज करने की कोशिश करूंगा, और उसको एज अ फ्रेंचाइज यूनिट ये मुझे खड़ा करना है। ये मेरा एक ड्रीम है और नो डाउट मैं इसको अचीव करके रहूँगा। ये मेरी सोच है, हमारे फैमिली की सोच है, और मुझे फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट है इन सब चीज़ों का। तो बस बिल्डिंग टुवर्ड्स अ जिम एंड अ फ्रेंचाइज, अ न्यू ग्लोबल लीडर इन इंडिया, ये मैं करते हुए बाहर तक जाने की कोशिश करूँगा। बड़े ब्रांड्स थे, गए, अभी भी कुछ सर्वाइव कर रहे। हर जगह प्रॉब्लम ये होता है कि टीम नहीं रहती है या कॉन्स्टिट्यूटेड लोग नहीं रहते। मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी अच्छे लोग बना चुका हूँ, एक टीम बना चुका हूँ मार्केट में, जो मेरे लिए यहाँ नहीं बाहर भी काम कर जाए। और मेरी फैमिली को भी काफ़ी मैं मतलब आए दिन मुझे देख देख के घर वाले भी सीख चुके हैं, तो वो भी काफ़ी इंडल्ज हो सकते हैं इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस एक गोल है, एक अच्छा फ्रेंचाइज खोले, उसको प्रमोट करें और एक अप्रोच पैन इंडिया डालते हुए उसको और जितना एनहांस कर सके, जहाँ तक बाहर तक ले जा सके उसको ले जाए। और 50 साल की उम्र में भी जिम ये वर्ड सुनकर लोगों को काउंसिल करे। और एक ड्रीम और है, नॉट ओनली फॉर मैनेजमेंट बट ओवरऑल एक जिम के प्रेस्पेक्ट्स और फिटनेस के प्रेस्पेक्ट को लेते हुए मुझे एक बुक लिखना है। तो आज नहीं तो कल मैं वो भी करूँगा, बट आई विल टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन पूरे जर्नी में और थोड़ा ऐसा समय, जैसे एक जिम जब मैं खोल लूँ तो उसका भी एक एक्सपीरियंस मैटर करेगा, क्योंकि वो इनसाइट्स भी मैटर करेंगे। तो जिस दिन ये हो गया, तो जैसे ही ये स्टेज कंप्लीट हुआ आफ्टर ओपनिंग जिम और 2-3 years, आई विल श्योरली राइट अ बुक ऑन एवरीथिंग। तो मेरा एक वो ड्रीम और गोल भी है। सर मैं तो उसके लिए एक्साइटेड रहूँगा बुक के लिए, और आई विश आपका ड्रीम पूरा हो। सर कोई लास्ट मैसेज जिम ओनर्स या जो काउंसलर है हमारे या जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए? सभी से यही चाहूँगा, मैं बहुत थरोली बिलीव करता हूँ, आप जहाँ पे भी मिलो लोगों को, जैसे भी बात करो, कभी किसी को भी मिलो, तो आप ये चीज़ का ध्यान लो कि फिटनेस हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी, एक डेली डोज है। कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव ना बताते हुए अगर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स बेस्ड डिस्कस कर रहा है, तो आप लोगों को एंगेज करो कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल में स्पोर्ट्स, फिटनेस, एक्टिविटी या वर्स्ट केस सिनेरियो खुद के लिए एक 20 मिनट का वॉक, वो भी बहुत बड़ा एक की फैक्टर है खुद के हेल्थ और फिटनेस के लिए, एटलीस्ट वो तो कर ले कितने भी अपने बिजी स्केड्यूल से। तो ये मैं चाहूँगा कि एज ए नागपुर इंडस्ट्री बोलिए या फिटनेस इंडस्ट्री बोलिए या हेल्थ प्रमोटर्स को, कि आप अपने परिचित लोगों को, अपने दोस्त यार को खुद के फिटनेस के साथ साथ लोगों की भी फिटनेस को एनहांसमेंट करें। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और लास्ट सर चैनल के लिए कुछ फीडबैक? मुझे ऐसा लगता है कि लोकेश, मतलब अभी जब मैं डिस्कस भी करता हूँ लोगों से, कल ही जब फैक्टर बात हो रही थी हमारी, तो मैं कभी भी प्रमोट करते हुए यही चीज़ बोलता हूँ, मुझे एहसास होता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ को पकड़ के काम कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इन्होंने वो चीज़ को ध्यान में लाया है जो जिसका एक नागपुर में रिक्वायरमेंट भी आप बोलिए, या एक तरीके से उस लीग को पकड़ा है जिसमें अभी कोई नहीं। तो सपोर्ट तो 100% सबका होना ही चाहिए, बट उसके अलावा इससे जो एजुकेटिव पार्ट मिल रहा है, और बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है लोकेश का, मैंने जो देखा है, मैंने जितने वीडियोस वगैरह, चाहे वो डॉक्टर साहब के हो, प्रशांत सर के, या रेगुलर जिम ओनर्स के हो, या अभी रिसेंटली जो एथलीट्स आए हो, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि
एक विजन सब लोग, मैं भी आज जो बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने भी उसी में ये रखा है कि विजन एक इतना बेनिफिट जो है अपने इंडस्ट्री का या फायदा है ये लोगों तक स्प्रेड होना जरूरी है एक पॉजिटिव वे में। इसको लोग सिर्फ एक शो ऑफ फैक्टर ना रखें बट इसको एक इम्पोर्टेंट की डेली डोज फैक्टर रखें और आगे बढ़े तो मजा है। तो लोकेश सर वो काम में तो बहुत माहिर है, मतलब वो खुद भी जब ट्रेनिंग देते थे वो भी उतने एंथुसियास्टली लोगों को बोलते हैं, आज भी वैसे ही ट्रेन करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे ट्रेनिंग सेशंस में मुझे समझ में आया था कि सर का इंटरेस्ट इस साइड में भी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैनल, मेरे से जो आगे भी बनेगा, कभी भी फ्यूचर में मेरी ज़रूरत पड़ी, कभी भी कुछ रहा तो मैं हरदम इन हूँ और ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे लोकेश अंडरस्कोर फिटनेस को। थैंक यू, मीन्स अ लॉट सर। और सर जिसको मैनेजमेंट या काउंसलिंग को लेके डाउट है, कम्युनिकेशन को, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम है स्वेट विद विक्रम, आप वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोकेश सर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन, मैं खुशी से जो भी एंथुसियास्ट है, ऐसे नहीं सिर्फ आज वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, आपको कभी भी लगे मैं ऐसे कभी उस चीज़ को प्रोफेशनल ब्रैकेट में ना लेते हुए पर्सनल लेवल पे आपकी मदद करने के लिए कभी भी अवेलेबल रहूँगा। एक टाइम निकाल के आप आ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। हाँ, मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिलेटेड अगर कोई भी जिम मैनेजमेंट से देखना चाहता है तो मैं लोकेश सर जैसे आपने डिस्कस किया है, हम लोग कभी भी इंटरेस्टेड रहेंगे मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से प्रोफेशनली उसको कैरी करने के लिए, आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो वो हम कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, सेल्स पर्सन के लिए, या अगर कोई जिम ओनर्स को भी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ओरिएंटेशन या डिस्कशन की जरूरत है, रेफरेंस टू लोकेश सर, कभी भी आई एम ऑलवेज ओपन, उनके कंसिडर करते हुए तो वीडियो बहुत अच्छा था सर। आई होप आपको भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अरे 100% मजेदार ही रहता है लोकेश से डिस्कशन रिलेटिव टॉपिक्स, एंड आई होप इस माध्यम से लोगों को भी बहुत कुछ अच्छा सीखने मिले। और आज ये जो चीज़ हो रही है, कल जाके ऐसे और बहुत इंटरेक्टिव सेशंस, इससे बड़े पॉडकास्ट शो और अच्छे लाइव सेशंस लोकेश के हो जिसमें मैं भी रहूँ, ये मुझे मेरी वेल विशेस है पूरी टीम के लिए, आपके और आपकी टीम के लिए। थैंक यू। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्योर, चल।